नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम कक्षा 9th के पहले चैप्टर के 3 वीडियो पढ़ लिए थे। अब चौथे वीडियो के अंदर हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे आज। तो शुरुआत करते कालीबंगा से। तो उत्तरी भारत में गगर नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के 25 स्थल खोजे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन रहा है कि गगर नदी के किनारे हैं और कितने स्थल खोजे गए। तो 25 स्थल खोजे गए। तो ये याद रखने वाली बात है। तो 25 स्थल खोजे गए थे, जिनमें से कालीबंगा एक है। और यह कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी या गगर नदी के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। यानी ये किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे पर है। और सरस्वती नदी या गगर नदी एक ही बात है। और कितने साल पहले बसी थी ये? 4500 वर्ष पहले की है ये। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें एक पूर्वी टीला है जहां से साधारण बस्ती का साक्ष्य मिले हैं, और पश्चिमी टीले में दुर्ग है जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है। तो मतलब पूर्वी टीले में तो क्या है, नॉर्मल एक तरह की बस्ती बनी हुई है, लेकिन पश्चिमी टीला जो है उसमें दुर्ग बना हुआ है। दुर्ग के चारों ओर दीवार बनी हुई है, बहुत लंबी चौड़ी दीवार है। और दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा में जुते हुए खेत, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, यहीं से बनता है कि जुते हुए खेत किस स्थल से मिले हैं। तो अपने को याद रखना है, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है। दीवारें ईंटों से बनती थी तथा इन्हें मिट्टी को गारा भी कहते हैं, गीली मिट्टी को गारे कहते हैं। तो मिट्टी से जोड़ा जाता था जिससे दीवारें मजबूत और टिकाऊ बन जाती थी। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन भी नगर के सफाई के असाधारण व्यवस्था के अंग थे। मतलब कूड़ा करकट डालने के लिए भी यहाँ पे कचरा पात्र होते थे। आगे बात करते हैं, वर्तमान में यहाँ गगर नदी बहती है जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। पहले इसका नाम सरस्वती नदी था, अब ये गगर नदी के नाम से बहती है। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और मुहरों पर जो लिपि अंकित की पाई गई है वह सैंधव लिपि है। मतलब यहाँ के जो खुदाई की गई थी तो बर्तन, कई चीज़ें, मुहरें मिली हैं, उनके ऊपर जो लिपि है वो सैंधव लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। और तांबे से बने यानी ताम्र से बने कृषि के औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। मतलब जब खुदाई की गई थी तांबे के कृषि के औजार मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप है। मतलब कालीबंगा की जो नगर योजना है वो सिंधु घाटी के नगर योजना की जैसी है, सेम टू सेम है। कालीबंगा के निवासियों के मृतक के प्रति श्राद्ध तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो मृतक के प्रति श्राद्ध वगैरह करते थे, ये पता चलता है। इस समृद्ध सभ्यता के हास यानी इसके मतलब खत्म होने का कारण क्या बताया जा रहा है? यहाँ सूखा पड़ा होगा या नदी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, ये कारण माना जा रहा है। अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। यह वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान की कांस्य युगीन, मतलब कालीबंगा ताम्र युगीन थी और ये कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था। यह संस्कृति बेड़ज और बनास की घाटियों में विकसित हुई थी। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये किस घाटियों में थी? बेड़ज और बनास की घाटियों में विकसित हुई थी। यह संस्कृति 4-5 हजार वर्ष पुरानी है। यह संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ पर कई बार बस्तियाँ बसी और कई बार बस्तियाँ उजड़ी भी हैं। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की उपलब्धता होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और उसे एक ताम्र युगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे तांबा बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए ये हर चीज़ तांबे से ही बनाते थे। लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र स्थान है।
मतलब लगभग 500 मीटर लंबा एक धूलकोट का टीला है। याद रखना नाम धूलकोट का टीला है। वो आहर सभ्यता का प्रमुख केंद्र स्थान था। तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ, प्रस्तर यानी होता पत्थर के औजार, अर्ध कीमती प्रस्तर की वस्तुएं आदि सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ नगर योजना के अंतर्गत मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की भी व्यवस्था थी। एक मकान में कम से कम 4 से 6 चूल्हे, बड़े चूल्हे का होना आहर में वृहद परिवार या संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। जब आहर में खुदाई की गई थी तो वहाँ से प्राप्त बर्तनों तथा अनेक खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो इस आहर संस्कृति की व्यापकता और विस्तार गिलुंड, बालाथल, बागोर तथा अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थानों से प्रमाणित हैं। यानी वहाँ इनकी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसका संपर्क नवदा, टोली, नागदा, एरन, कायथा तथा उत्तर भारत में कच्छ तक, अर्थात इस सभ्यता का संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से भी था। मतलब 4000 वर्ष पहले जो पुरानी सभ्यता थी उससे इनके कांटेक्ट थे। फिर आगे बात करते हैं, जो यहाँ से प्राप्त काले तथा लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की समानता से पता चलता है। अब बालाथल के बारे में बात करते हैं। बालाथल है ये उदयपुर नगर से पूर्व में लगभग 42 किलोमीटर दूर ऊंठाला गांव, नाम याद रखना ऊंठाला, उदयपुर में ऊंठाला गांव है जो वर्तमान में वल्लभ नगर नाम से बसा हुआ है। वल्लभ नगर यानी पहले उसको ऊंठाला गांव कहते थे लेकिन अब इसका नाम वल्लभ नगर हो गया है। यह उपखंड मुख्यालय है। इसके उत्तर में बालाथल गांव है। इस गांव की पूर्वी दिशा में एक टीला है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 में, याद रखना है, मार्च 1993 में दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर VN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर VS शिंदे, डॉक्टर RK मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे और डॉक्टर जीवन खरकवाल, इतने सारे लोगों की देखरेख में किया गया। तो इनके नाम याद रखने हैं। यहाँ पर उत्खनन कार्य लगभग 7 वर्षों तक किया गया था। यहाँ ताम्र पाषाण युग की संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। वैसे यह स्थल आहर का ही एक विस्तार है। यह सभ्यता लगभग 3200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। तो बालाथल की विशेषताएं देख लेते हैं। क्या विशेषताएं बालाथल की? तो सबसे पहली विशेषता ताम्र उपकरण। बालाथल के निवासी तांबे से बने हुए उपकरण और अस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनमें कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्तरा तथा बाण के फलक का प्रयोग करते थे। मतलब ये तांबे से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, शस्त्र वगैरह सब बनाते थे। अब पत्थर के बने औजार भी यहाँ पे मिले हैं, पत्थरों के औजार बनाते थे ये। इसका कारण यहाँ के लोगों का तांबा सुगमता से उपलब्ध होना माना जा सकता है। मतलब ये भी चीज़ें मतलब तांबे से क्यों बनाते थे? क्योंकि इनको आसानी से तांबा मिल जाता था, इसलिए बनाते थे। तो ये देखो, ये चित्र बना हुआ है, बालाथल निवास के अवशेष मिले हैं। ये गांव का दृश्य है, मतलब टूटे फूटे मकान हैं। तो इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले हैं, बालाथल निवास के अवशेष हैं ये। आगे बात करते हैं मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन की बात करते हैं। बालाथल से प्राप्त विशेष आकार प्रकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन 2 प्रकार के हैं। एक तो खुरदरी दीवार वाले और दूसरे हैं चिकनी मिट्टी की दीवारों वाले। तो काले, लाल और गहरे लाल रंग लिए ऐसे बर्तनों के बाहर और भीतर चमकदार लेप किया हुआ रहता है। अंदर और बाहर दोनों तरफ चमकदार लेप किया हुआ मिलता है। काले और लाल बर्तनों पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं। मतलब काले और लाल बर्तन जो होते हैं ना, उनके ऊपर सफ़ेद कलर के चित्र भी बने हुए मिलते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के बर्तन बनाए ही नहीं जाते थे।
अपितु अन्य क्षेत्रों के को निर्यात भी किया जाता है। मतलब ये विशेष प्रकार के बर्तन बना के और उनको निर्यात भी ये करते थे, ये बात इनमें कही गई है। फिर आगे बात करते हैं इनका निर्माण कार्य। बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई। मतलब बालाथल के टीले की जब खुदाई की गई तो यहाँ पे एक दुर्ग मिला है, दुर्ग जैसी संरचना मिली जिसकी दीवारें लगभग 3.15 मीटर ऊंची और लगभग 5 मीटर मोटी है और यह दुर्ग 5600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह दुर्ग मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया है और बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना भी प्राप्त होती है जो ताम्र पाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। जिस प्रकार आहड़ की ताम्र पाषाण काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, उसी प्रकार बालाथल में लोहा गलाने की भी भट्टियों के अवशेष मिले हैं। मतलब तांबा गलाने के लिए और लोहा गलाने, मतलब तांबा गलाने की भट्टी किसमें है? आहड़ में, और लोहा गलाने की भट्टी बालाथल में मिली है। तो आहड़ सभ्यता के लोग दक्षिणी राजस्थान के पहले किसान, पशुपालक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा धातु के औजारों के निर्माता भी थे। ये सब काम करते थे, किसान भी थे, ये पशुपालक भी थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे ये, और धातु के औजार भी बनाते थे। इतना सारा टैलेंट इनके अंदर था। अब बात करते हैं चंद्रावती के बारे में। सिरोही जिले में, ये चंद्रावती सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती के नाम से एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले। तो अपने को याद रखना है कि चंद्रावती किस जिले में? सिरोही में है। सिरोही में भी कहाँ है? माउंट आबू की तलहटी में है, आबू रोड के निकट है। और प्राचीन शहर सेवाणी नदी, यह प्राचीन शहर सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा। किस नदी पर है ये? सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था तथा लगभग 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी खोज सन 1822 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा की गई। सन 1980 में महाराजा सियाजी राव गायकवाड़, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखने वाली चीज़ है ये। सन 1980 में महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा के पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्राचीन शहर तथा संबद्ध क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया गया। तो ये देखो बालाथल के अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र में दिखाई दे रहे होंगे आपको। चंद्रावती के, सॉरी ये बालाथल के नहीं है, चंद्रावती के हैं ये। इस प्रकार के अवशेष मिले हैं। तो सन 2013 और 14 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, ये साहित्य संस्थान है, जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर और राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर जीवन खरकवाल के नेतृत्व में चंद्रावती का पुरातात्विक उत्खनन किया गया। तो शहर के पश्चिमी भाग में एक विशाल किले के अवशेष भी मिले हैं जो लगभग 26 बीघा में फैला हुआ है। मध्य भाग में 33 मंदिर समूहों के अवशेष भी मिले। कितने मंदिर? 33 मंदिर समूहों के अवशेष मिले जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित थे। अधिकांश मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती पर निर्मित है। अधिकांश जो मंदिर है वो ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती है, वहाँ पे निर्मित है ये। तो आगे बात करते हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियाँ माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली थी वो माउंट आबू के संग्रहालय में अभी तक सुरक्षित है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से इन्हें 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है। उत्खनन में शहर के पूर्वी भाग में 2 किले खोजे गए हैं। इनमें से एक किला तो वर्गाकार है और यह 60 बाय 60 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें आयताकार तथा गोल बुर्ज बनाकर सुरक्षा दीवार को मजबूती प्रदान की गई है। आगे उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष भी मिले हैं। एक कमरे में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के अनाजों के जले हुए बीज मिले। एक कमरे में क्या मिले? अनाजों के जले हुए बीज मिले तथा अनाज पीसने की गट्टी का भी भाग में मिला, यहाँ खोजा गया है। भवनों में घोड़े और मनुष्यों की मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ मिली। मिट्टी और लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई। सभी भवन और फर्श ईंटों के बने हुए थे। जब खुदाई की गई थी तब पता चला था कि सभी भवन और
फर्श है वो ईंटों के बने हुए थे। किले के प्रवेश द्वार पर, किले का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर संवत 1325 का एक अभिलेख भी मिला है। एक अभिलेख लिखा हुआ था वो मिला 1325, संवत 1325 का। चंद्रावती के अभिलेख तथा ताम्रपत्र माउंट आबू संग्रहालय में स्थित है। माउंट आबू संग्रहालय में स्थित है चंद्रावती के अभिलेख और ताम्रपत्र। यह परमार शासकों की राजधानी थी और यशोधवल और धारावर्ष जैसे यहाँ पे प्रतापी राजा हुए थे, नाम याद रखना है, यशोधवल और धारावर्ष। परमारों के पश्चात इस स्थल पर 14वीं शताब्दी में देवड़ा राजपूत का अधिकार हो गया। कौन से राजपूत? देवड़ा राजपूत का अधिकार हो गया। तथा 15वीं शताब्दी में आक्रमणों के कारण यह नगर ध्वस्त हो गया। मतलब 15वीं सदी में किसी ने आक्रमण कर दिया था, इस वजह से ये नगर खत्म हो गए, विनाश हो गया इनका। चंद्रावती के उपर्युक्त अवशेषों के नीचे एक अन्य प्राचीन बस्ती के अवशेष भी हैं। यह उत्खनन से स्पष्ट हुआ है कि उपलब्ध पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बस्ती 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच की है। यह जो अवशेष है वो बस्ती 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच का अवशेष है। और चंद्रावती के क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र भी मिले हैं। अतः यह स्पष्ट है कि पाषाण काल से ही मानव समाज चंद्रावती में उपस्थित था। मध्यकाल में यह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। इसी प्रकार अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये पसंद भी आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लगातार हमेशा बनाता रहता हूँ और प्रत्येक दिन कम से कम दो वीडियो में अपलोड करता हूँ। और जो रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास क्लास 6ठी से लेकर 10वीं तक किताबें उपलब्ध हो। जिनके पास किताब उपलब्ध नहीं है उनके लिए ये तो बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ, अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ, सदस्यों के साथ इसको शेयर करें ताकि उन सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।